दोस्तों, बहुजन समाज से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी के लिए आप अपने बहुजन एवं जनहित मीडिया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अच्छा नहीं लगा। ऊपर आ बेटा, इधर आ जाओ, उसमें बैठ जाओ ऊपर। क्या हो गया? बहुत धन्यवाद। और तुम चारों तुम्हारे कोई चिट्ठी भेजेंगे? बैठो। ये मंच पे कोई नीचे बैठा ऊपर बैठा, वो बहुत सम्मान की बात है जो इस मंच पे है। आप में और उनमें फर्क है ना, तो उस सम्मान का कम से कम फायदा तो उठाओ। बैठिए। बैठो। देखो ऐसे धीरे धीरे अनुशासन मध्य मीडिया के साथी भी देख लो, धीरे धीरे अनुशासन हमारे यहाँ बन रहा है। सामने वाले लोग अनुशासित हो गए, पीछे वाले लोग अनुशासित हो गए। अब ठीक, अब आपको अपनी जगह से नहीं हिलना, लेकिन मेरे साथ आज की सभा को संबोधित करने से पहले मैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ूंगा। आप मेरे साथ अपनी जगह पर बैठ के उसको दोहराएंगे। ये एक संकल्प है बाबा साहब अम्बेडकर की आजीवन जो उन्होंने संघर्ष किया, ज्योतिबा फुले साहू जी महाराज ने जो संघर्ष किया, उसके फल के स्वरूप में जो संविधान हमें मिला, उसकी प्रस्तावना को मैं पढ़ूंगा और उस संविधान को बचाने का, लोकतंत्र को बचाने का संकल्प हम लोग लेंगे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को इक़्तिदार द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। प्रिय, अब मैं अपनी बात रखूंगा। यहाँ उपस्थित एक विशाल जनसमूह के रूप में मेरे परिवारजनों, मेरी बहनों, माओ, बच्चियों, छोटे भाइयों, मेरी सेम एज के भाइयों, सम्मानित बड़े जो मुझसे हैं परिवार में, उनको इस मंच पर उपस्थित हमारे जिले से लेके मंडल, विधानसभा और उन्नाव जिले के सभी भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के सभी सम्मानित नेता, प्रदेश से चल के मेरे साथ आए हमारे सीनियर नेता डॉक्टर आकिब साहब, सौरभ किशोर जी, धीरेन्द्र कबीर जी, सेनेटर वर्मा जी, राय साहब, सुदर्शन जी, अमित साहब, अनिकेत जी, आप तमाम नेताओं का भी, आपके साथ जो अन्य हमारे साथी हैं, हमारे अधिवक्ता सेल के भी हमारे सीनियर नेता बैठे, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। मीडिया बंधुओं का भी धन्यवाद करूंगा और सबसे ज्यादा धन्यवाद मैं करूंगा उन भाइयों का जो खड़े होकर मेरी बात को सुन रहे हैं। बस मेरा आग्रह है कि अगले 15, 20, 25 मिनट जब मैं आपको अपनी बात सुनाऊं, क्योंकि मेरे पास काम ज्यादा है, समय कम है, तब आप मेरी बात को गौर से सुने, क्योंकि जब तक आप सुनेंगे नहीं तब तक आप समझेंगे नहीं। आपसे भी कहना, इस फोन पे कुछ रखा नहीं है, इसकी वीडियो में कुछ कर नहीं पाऊंगा। यहां बैठे तो सुन नहीं पा रहे, तो घर जाके क्या सुन लोगे? समझे? जब अध्यापक कक्षा में पढ़ाता है तो जो बच्चा इधर उधर देखता है, बाद में जब पेपर आता है ना, तो फिर वो इधर उधर देखता है, क्योंकि जब मास्टर पढ़ा रहा था तब तो वो अपने आप को जो है स्वामी विवेकानंद समझता है कि भाई तू तो बिना पढ़े सब कुछ जान जाएगा। तो अगर मैं जो तुम्हें सिखाऊंगा वही तो तुम जाकर आगे बताओगे। भाई हमारी पार्टी में तो आपका मोदी और राहुल गांधी मैं ही हूं, क्यों भाई? इसके अलावा है क्या कोई? नहीं है ना?
तो आपकी पार्टी में तो जो कुछ भी है आपके यहाँ, अभी तो आपने मुझे बना रखा है। जब मैं कमजोर पड़ जाऊंगा फिर कोई और नेता तो हमारे यहाँ बहुत हो गए, लेकिन आमिर भाई जैसे और तमाम सीनियर नेता हमारे यहाँ। लेकिन एक लिस्ट मेरे पास है जो यहाँ के हमारे नेताओं की है। रुपेश कुमार रावत जी, बहन पूजा गौतम जी, राजेंद्र गौतम जी, सुनील गौतम जी, सुजीत गौतम जी, रामकुमार गौतम जी, डॉक्टर सुनील कुमार रावत जी, जितेंद्र कुशवाहा जी, सुभाष गौतम जी, सुनील कुमार गौतम जी, शशीन्द्र कुमार गौतम जी, यतेंद्र चौधरी जी, चांद आलम जी, राज गौतम जी, अजीत गौतम जी, मोनू रावत जी, प्रधान अब्दुल कादिर जी, प्रेम रावत जी डॉक्टर साहब, और हमारे छोटे भाई और समय समय पे हमारी हर बात पे पहरा देने वाले अरविंद राजवंशी जी, जिनके सानिध्य में, जिनके नेतृत्व में आज का एक कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। और मैं पुनः तुरंत धन्यवाद दूंगा आप सब लोगों का जो आप अपना कीमती समय निकाल के यहां आए। बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं महापुरुषों को कोटि कोटि नमन करता हूं। नमन करने के पीछे मेरा एकमात्र उद्देश्य ये है कि उन सभी महापुरुषों ने अपना जीवन, अपनी सुख सुविधाएं त्यागे, त्याग, संघर्ष, बलिदान, समर्पण, अपने जीवन का सारा समय हमारे लिए निछावर किया, जिसकी वजह से आज हमें देश में हक, अधिकार, स्वाभिमान, सम्मान का जीवन मिला। मैं याद करता हूं महामानव तथागत बुद्ध, संत शिरोमणि सद्गुरु रविदास जी महाराज, गुरु नानक देव, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु कबीर, गुरु घासीदास, नारायणा गुरु, संत गाडगे जी महाराज, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, ईवी पेरियार रामानायकर स्वामी, प्यारेलाल यादव, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर, महामना राम सुवर्मा, बाबू शिव दयाल चौरसिया, संतराम बी प्रजापति, कोतवाल धन सिंह गुर्जर, चौधरी चरण सिंह, चौधरी महाराज सिंह भारती, सब छोटू राम, मान्यवर दीना भरा वाल्मीकि और मान्यवर काशीराम साहब को नमन करता हूं। बहुत महापुरुषों की संख्या तो बहुत है, बहुत एक बड़ी लिस्ट है जिनका योगदान है इस देश की आजादी से लेके और बहुजन समाज के साथ जो गुलामी थी उस आजादी में। लेकिन क्योंकि मैंने जिन महापुरुषों का नाम लिया उनका योगदान ज्यादा है, इसलिए मैंने उनका नाम आपसे लिया कि आप घर जाके इनको पढ़ें। बहुजन आंदोलन में काम करने से पहले हमें 3 चीजों को जरूर अपने मन में धारण करना चाहिए। पहली कि हम पे उच्च स्तर का ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान कहां से मिलेगा? जो व्यक्ति आज दुनिया में नहीं है, क्योंकि मृत्यु कटल सत्य, जो पैदा उसको जाना है, उसको कहां से जानोगे? उसको जानने के लिए हम पे लिटरेचर, उनकी किताब, उनके द्वारा लिखी गई किताब, इतिहास में। और बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि जो समाज अपने इतिहास में जानता हो कभी अपने भविष्य का निर्माण नहीं कर सकता है। तो इतिहास को कैसे जानोगे? उसके लिए लिटरेचर किताब है। तो उस शिक्षा जो है हमें ग्रहण करनी चाहिए। उसके साथ साथ महापुरुषों के संघर्ष का भी अध्ययन हमें करना चाहिए। कोई बहुजन मिशन में आगे बढ़ना चाहता है, काम करना चाहता है, समाज को तैयार करना चाहता है, तो पहले उसको तैयार होना पड़ेगा। उसके लिए 3 महापुरुषों को उसको हम बहुत महत्वपूर्ण तरीके से पढ़ना चाहिए, जिनमें राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और मान्यवर काशीराम, 3 ऐसे रहबर महापुरुष हैं जिनको पढ़े बगैर आप अपने जीवन में कोई भी लक्ष्य हासिल नहीं कर सकते बहुजन मूवमेंट में, अगर आपने उनको नहीं पढ़ा। क्योंकि जब आप उनको पढ़ोगे, उनके जीवन दर्शन को आत्मसात करोगे, तो आपको एहसास होगा कितनी कठिन परिस्थितियों में उन्होंने इस आंदोलन को सींचा। जब मैं ये लिस्ट मुझे दी गई तो हमारे सम्मानित नेता ने मुझसे कहा कि आप इस लिस्ट को मत पढ़ो। उसका कारण एक ये था कि इनमें से जिन लोगों के नाम नहीं ले जाएंगे उनको नाराजगी हो जाएगी कि मेरा नाम नहीं लिया, और उसका आरोप मेरे ऊपर आएगा। तो मैं समझता हूं कभी हम फोटो पे लड़ते हैं कि भाई मेरा फोटो नहीं है अपने जिलों में, मेरा नाम अखबार में नहीं आया,
मुझे कुर्सी पे नहीं बिठाया, मेरे साथी को नहीं बुलाया, हम इन सब चीजों पे लड़ते रहते हैं। जिला स्तर पर मैं चीजें देखता हूं, मेरे सामने भी आ जाती है। मगर ये लड़ाई तब तक है जब तक आप मिशनरी नहीं बने। मिशनरी बनने के लिए आपको महापुरुषों को पढ़ना पड़ेगा कि उन्होंने किस तरह से आंदोलन को कामयाब किया, किस तरह चलाया और क्या क्या परेशानियां उनके सामने आई और उन परेशानियों का सामना उन्होंने कैसे किया। महसूस करके देखो, आप सब लोग यहां उपस्थित हो, सभी लोग परिवार वाले हैं। एक तरफ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बच्चे इस दुनिया से रुखसत हो रहे थे, जा रहे थे, और दूसरी तरफ बाबा साहब अम्बेडकर हमारे लिए, हमारे अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए गोलमेज कॉन्फ्रेंस में जा रहे थे। महसूस करके देखो, ये ताली बजाने का विषय नहीं है, ये ताली बजाने का विषय नहीं। मैं एक बार आपको कहता हूं कि आप अपने दिल पे हाथ रख के एक बार महसूस करें कि जिस पिता का बेटा मरा पड़ा हो घर में, वो उसका अंतिम संस्कार करेगा, अंत्येष्टि करेगा, उसके लिए कफन की व्यवस्था करेगा या किसी और के लिए लड़ाई लड़ने के लिए जाएगा। महसूस करो कितना बड़ा हृदय रहा हो। आप महसूस करो, जब यहां आज के जो SC ST OBC हैं, जिनको पढ़ने का अधिकार भी नहीं था, जब उनके साथ भेदभाव होता था, तब अपनी सुख सुविधाएं छोड़ के राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, जो आपकी जाति से शायद ना आते हों, जितने लोग यहां बैठे, सबकी जातियों से नहीं आते होंगे जाति के आधार पर, और मां सावित्रीबाई फूले तमाम तरह के अपमान सहते हुए आज आप छोटे छोटे अपमान की परवाह करते हो कि मेरा अपमान, मेरा ये। आप महसूस करो, मां सावित्रीबाई फूले जब पढ़ाने जाती थी तो लोग उनके ऊपर कीचड़ फेंकते थे, गंदगी फेंकते थे, तो वो तो अपने बच्चों को भी नहीं पढ़ा रहे थे, वो बच्चे भी दूसरों के थे, तो उन्होंने उनकी परवाह नहीं की, उन्होंने कीचड़ की परवाह नहीं की, उन्होंने गंदगी की परवाह नहीं की, उन्होंने अपमान की परवाह नहीं की। उनके खिलाफ पंचायत हुई, उनको अपमानित किया गया, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले को घर से निकाल दिया गया। इतने अपमान सहने के बाद वो अपने रास्ते से नहीं हटे। जब वो नहीं हटे तभी तो आज उनका हमारी जिंदगी में महत्व है। अगर वो हट जाते तो हम भी उनको याद नहीं रखते। लेकिन आप ये महसूस करो, इतने अपमान सहने के बाद भी उन्होंने थोड़ा ही कहा कि भाई मेरा सम्मान नहीं हुआ, मेरा अपमान नहीं हुआ, क्योंकि आज जिन लोगों के लिए उन्होंने किया वो भी सब लोग उनको नहीं जानते हैं। तो एक मिशनरी का काम होता है, वो अपने लक्ष्य को ध्यान में रखकर काम करता है। जब काम उसको दिया जाता है उसके पद के अनुरूप, वो उस कार्य को करके दिखाता है। और जिसको पद दे दिया जाए, कार्य दे दिया जाए, वो ना काम करे, उस जिम्मेदारी को रोक के बैठ जाए, वो अच्छा कार्यकर्ता नहीं होता, अच्छा साथी नहीं होता है, ना ही वो परिवार का अच्छा सहयोगी। अच्छा कार्यकर्ता वही होता है, भाई आप मीडिया के लोग हैं, बाहर की तरफ चले जाओ, बहुत पैसा खर्च हुआ है, एक एक कार्यकर्ता बहुत साधन लगा के आए, डिस्टर्ब मत कर। मेरे मीडिया के प्यारे भाइयों, आप लोग इससे कोई समझौता नहीं होगा मेरे प्यारे, पीछे चले जाओ, ठीक है। हम तो जो कुछ इनकी वजह से हमें ये नहीं होंगे तो आप लोग भी नहीं आओगे, ठीक है। इसलिए कार्य में डिस्टर्बेंस मत पैदा करो। मेरी बात आपको समझ आई अभी तक? तो आज जो हालात है उसमें भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले चर्चा करेंगे कि आज जो कुर्सियों पर बैठे हैं और जो मंच सजा है, इसका अधिकार हमें कहां से मिले। 14 अगस्त 1947 को ये देश अंग्रेजों के अधीन था। बहुत सारे अधिकार सभी लोगों को नहीं थे। 15 अगस्त 1947 को हम लोग आजाद हुए, लेकिन 14 अगस्त को जिसकी जेब में 2 रुपए थे, 15 अगस्त को उसकी जेब में 100 रुपए नहीं थे। 14 अगस्त को जिसकी घर 1 गज जमीन नहीं थी, 15 अगस्त को उसको कई जगह जमीन नहीं मिली। 14 अगस्त को जो व्यापारी नहीं था, जिस पे व्यापार नहीं था, 15 अगस्त को व्यापारी नहीं। 14 अगस्त को जो अशिक्षित था, वो 15 अगस्त को अशिक्षित, वो शिक्षित नहीं हुआ। यानी कि आजादी मिली, उस आजादी में जो लंबे समय के अधिकार विहीन समाज चल रहा था, उस समय के कानून के हिसाब से उसको वास्तविक आजादी नहीं मिली, क्योंकि उसको राजपाट, धन, धरती, बिजनेस में हिस्सेदारी नहीं। फिर इस देश में कि ये सारी सुविधाएं कैसे लोगों तक पहुंचे, उसके लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने, जिस दिन मैंने आपको संविधान का सुनाया प्रस्तावना, संविधान को सौंपते हुए संविधान सभा से एक निवेदन किया, एक शंका जाहिर की, एक आग्रह किया, जो मैं आपसे कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि आज हम विरोधाभास की जिंदगी में कदम रख रहे हैं।
राजनीति में 1 वोट 1 वैल्यू, राजनीति में तो बराबरी हो जाएगी, लेकिन जब तक देश में व्यापक सामाजिक गैर बराबरी, जो जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, वो गैर बराबरी खत्म नहीं होगी, ऊंच नीच छुआछूत भेदभाव खत्म नहीं होगा, आदमी आदमी को बराबर नहीं मानेगा, और आर्थिक गैर बराबरी जो है अर्थ के आधार पर, धन के आधार पर, साधन के आधार पर जो गैर बराबरी बनी हुई है, एक आदमी जिसके पास बहुत बड़ा महल है, एक आदमी जिसके पास सर ढकने को छत मिली है, एक आदमी जिसके पास करोड़ों रुपए है, एक आदमी जिसके पास 1 गज जमीन मिली है, एक आदमी जिसके पास बहुत धन संपदा है, गाड़ी घोड़ा सब कुछ है, एक आदमी जिसपे खाने को रोटी मिली। जब तक ये गैर बराबरी दूर नहीं होगी, तब तक समानता की बात करना, समानता का मजाक उड़ाना होगा। और उन्होंने कहा कि हम देश को लोकतंत्र देने जा रहे हैं। लोकतंत्र यानी कि जनता द्वारा जनता का शासन। ये लोकतंत्र राजनीतिक लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र नहीं बन पाएगा, क्योंकि लोकतंत्र का मतलब है कि देश के अंतिम व्यक्ति का भी योगदान, उसकी हिस्सेदारी लोकतंत्र में है, वो भी आगे बढ़ सकता है। लेकिन आप महसूस करो, आज चुनाव लड़ने के लिए करोड़ों रुपए की जरूरत होती है, लाखों रुपए की जरूरत होती है, क्या कोई गरीब का बेटा आगे बढ़ सकता है क्या? आप बताओ, कितने लोग यहाँ जाते हैं बैंक में लाखों रुपए जमा नहीं कर सकते? भाई डिपॉजिट भी तो जमा करनी पड़ती है। कितना पैसा जमा होता है डिपॉजिट का असेंबली में? 5 या 10 हजार रुपये होता है 10,000 रुपए। तो यानी कि सरकार ये कह रही है कि चुनाव वो लड़ते हैं, इसमें जो 10,000 रुपये जमा करेगा, यानी कि ये बात तो खत्म हो जाती है कि गरीब का बेटा भी चुनाव। इसलिए बाबा साहब ने कहा कि चाहे सामाजिक गैर बराबरी दूर करो, कि कोई जाति के आधार पर छोटा बड़ा ना हो, ऊंच नीच ना हो, छुआछूत ना हो, भेदभाव ना हो, इंसान को कर्मों के आधार पर छोटा बड़ा माना जाए। अगर कोई अच्छे कर्म कर रहा है तो उसको अच्छा माना जाए, जो बुरे कर्म करे उसको बुरा माना जाए, लेकिन जाति के आधार पर ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए। मेरे प्यारे बंधु, ताली बजा के अपने दिमाग को डिस्टर्ब मत करो, नुकसान हो, बस बात को सुनो। फिर आर्थिक गैर बराबरी, काशीराम साहब ने इस बात को और आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा भाई मैं भारत के लोकतंत्र को लोकतंत्र नहीं मानता, ये धनतंत्र है। पैसे वाले लोग राजनीति करते हैं, पैसे वाले लोग आगे बढ़ रहे हैं, पैसे लोगों वाले लोगों को बिजनेस है, और सारी चीजें पैसे से हो रही। पैसा प्रचार में लग रहा है, टीवी में खर्च हो रहा है। जैसे महसूस करो, हम अभी मध्य प्रदेश का चुनाव लड़ा के आए राजस्थान, तो हमारी पार्टी नहीं है, हमारा चुनाव चिन्ह भी नया है, तो टीवी पे 24 में से 12 घंटे मोदी दिखाई दे रहे हैं, और बाकी टाइम में थोड़े दूसरी पार्टियों के नेता दिखाई दे रहे हैं। तो भाई हमें तो नहीं दिखाया जा रहा, जबकि हमारी पार्टी भी काम कर रही है। उनके रेडियो पे भी ऐड आ रहे हैं, उनके बड़े बड़े बैनर पोस्टर भी लगे हुए हैं, उनके तो और तमाम तरह के प्रचार हो रहे हैं। अखबार के पहले पेज पे उनका वो आ रहा है, एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन। तो जैसे हमारी नई पार्टी और हमको पैसे नहीं चुनाव लड़ने के लिए, तो ऐसा थोड़ा ही हमसे चुनाव आयोग कहेगा कि चंद्रशेखर भाई आपकी नई पार्टी है, तो आप 1 महीना ज्यादा प्रचार कर लेना, आपका रिजल्ट 1 महीने के बाद निकाल देंगे। ऐसा थोड़ा होगा भाई, जितना समय हमें उतना उनमें, वो तो हेलीकॉप्टर लेके उड़ जाएंगे, जहाज लेके दूसरी जगह जाके सभा कर लेंगे, तीसरी जगह जाके सभा कर लेंगे, सरकारी बैंक में उनके लिए सभा तैयार कर देगा, सब कुछ हो जाएगा। हमें तो सारा पैसा एक पैसा जुटा के करना है। हम पे तो ऐसा नहीं कि परमानेंट हेलीकॉप्टर वहां घूम रहा है, तो हम तो उनके मुकाबले नहीं दौड़ सकते, लेकिन वो दौड़ सकते हैं। तो इसलिए आज की राजनीति में उनका मुकाबला करने के लिए हमें अपनी तैयारी को मजबूत करना चाहिए। आप यहां वो लोग बैठे हैं जो तमाम तरह की मुसीबतों से पीड़ित है और अपने महापुरुषों के आंदोलन को कामयाब करना चाहते हैं, जिनके मन में ये पीड़ा है कि जो भी देश में गलत हो रहा है, जो भी गैर बराबरी देश में है, वो गैर बराबरी खत्म होनी चाहिए। और इसलिए आप यहाँ बड़े पैमाने पे इस सभा को, जिला स्तरीय सम्मेलन को सफल बनाने के लिए आए। अब हम बात करेंगे आज के हालातों। ये बात मैंने आपको तब बताई जब लोकतांत्रिक व्यवस्था इस देश में हुई, लोकतंत्र आया। और लोकतंत्र क्यों आया, इस बात को भी समझ लो। लोकतंत्र इसलिए आया कि जो अधिकार और सुविधाएं, सुख सुविधाएं लोगों तक नहीं पहुंची, उसके लिए एक लोक लेखा समिति बने, प्रदेश स्तर पे, केंद्र के स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे। और वो लोक लेखा समिति जो जनता द्वारा टैक्स का पैसा इकट्ठा होता है, उस पैसे को जनता को तक पहुंचाने का काम करे, जिससे हर आदमी को सुख सुविधाएं और स्वाभिमान सम्मान का जीवन मिल जाए। और उसमें
आरक्षण का प्रावधान भी हो कि हर जाति वर्ग के लोगों को भी मौका मिल जाए, वो भी आ जाए, जिससे कि वो अपनी बात पार्लियामेंट में, असेंबली में रख सके। फिर ये और बढ़ावा हुआ 1952 में, जब पंचायत राज आया। यही सरकारें छोटी होकर गांव में बनने लगी, गांव में प्रधान बनने लगा, नगर पालिका, नगर पंचायत में चेयरमैन बनने लगे, पार्षद सभासद बनने लगे। उनका उद्देश्य ये था कि जो विकास का कार्य, जो सुख सुविधा लोगों तक नहीं पहुंच रही, वो कैसे लोगों तक पहुंचाया जाए, इसके लिए समितियां बन जाए। इस प्रस्ताव के साथ आया और बाबा साहब अम्बेडकर को विश्वास था कि जो हजारों साल की गुलामी, चाहे वो गरीबी के रूप में हो, चाहे वो छुआछूत के रूप में, चाहे बेबसी के रूप में हो, चाहे महिलाओं के साथ अन्याय के रूप में हो, चाहे किसानों की समस्या के रूप में हो, चाहे अच्छे मकान ना होने के कारण हो, चाहे अच्छे रोजगार ना होने के कारण हो, चाहे जमीन ना होने के कारण हो, ये सारी गैर बराबरी, ये सारे दुख हम लोग एक दिन में खत्म कर सकते हैं। क्योंकि लोकतंत्र का मतलब है जिनका वोट होगा उनका राज। आज हम पे वोट है लेकिन राज हमारा नहीं है। जिनका राज नहीं होता, काशीराम साहब कहते हैं उनकी बहन बेटियों को अन्याय अत्याचार सहना पड़ता है, उनका अपमान होता है, उनके घर भी जलाए जाते हैं, उनकी जमीन भी लूटी जाती है, उनको बेइज्जत भी किया जाता है, उनके अधिकार भी छीने जाते हैं और वो कुछ कर भी नहीं पाते। जैसे आज की सरकार है, आप अपने अधिकारों के लिए सब बात रखने जाओगे तो सरकार के साथ में पुलिस आपको दो लाठी मार के एक मुकदमा आपके खिलाफ कर देगी। पत्रकार भी सुरक्षित नहीं है। कई पत्रकार मैंने देखे मीडिया के, यहाँ तो हमारे जिले के स्तर के पत्रकार हैं, वो हमारे दिल्ली वाले पत्रकार मुझसे कहते रहते हैं, भाई चंद्रशेखर भाई ये हमारा मामला भी उठा दो, तो मैं उनको कहता हूँ चलो उठा दूंगा। वो कहते हैं भाई हमें, बहुत सारे पत्रकार थे जिन्होंने अपनी नौकरियां छोड़ दी, बड़े बड़े चैनल से दूसरे चैनल में चले गए। कुछ लोगों ने ऐसा माइक पकड़ लिया कि भाई जमीन बेच के सौदा नहीं कर पाएंगे। अभी कई सारे एंटी और तमाम पत्रकार ने छोड़ा, कहा भाई ये तो गलत काम करवा रहे हैं, हम गलत काम नहीं करें। तो इस तरह की स्थिति देश में आ गई। और आज तो स्थिति ऐसी है कि आप महंगाई पे, बेरोजगारी पे, गरीबी पे, बेबसी पे, अधिकारों पे कोई बात नहीं कर सकते। क्योंकि जब भी आप ये बात करोगे तभी भाजपा के लोग, जिनकी सरकार है, क्योंकि अगर कुछ कोई सवाल आपका जवाब ना देना हो तो सीधे धर्म की बात करने लग जाओ। जब भी आप अधिकारों की बात करोगे वो एकदम से कहेंगे आप धर्म विरोधी। मैं ये पूछना चाहता हूं कि भाई आप कौन होते हैं धर्म का ज्ञान देने वाले? धर्म आदमी का व्यक्तिगत विशेषाधिकार है। यहां बैठे अनेक धर्मों के लोग हो सकते हैं, इस मंच पर भी अनेक धर्मों के लोग हो सकते हैं। वो किसी धर्म को माने, कोई राम में आस्था रखे, कोई कृष्ण में आस्था रखे, कोई बुद्ध में आस्था रखे, कोई खुदा में आस्था रखे, कोई जीसस में आस्था रखे, कोई वाहिगुरु में आस्था रखे, ये उनका अपना धर्म है, इसको आप छीन नहीं सकते। आप इस पे पाबंदी भी लगा सकते। यही तो भारतीय संविधान देता है। जैसे मैंने जो प्रस्तावना आपको पढ़ के सुनाई, अगर आपने उसको समझा हो, उसका एक एक शब्द जो है इस देश के हर व्यक्ति की सुरक्षा करता है और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करता है। जैसे संविधान कहता है कि उपासना की स्वतंत्रता, कि हर व्यक्ति को अपने धार्मिक आयोजन करने की स्वतंत्रता है, वो अपनी पूजा पाठ कैसे करे, चाहे कोई मंदिर मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ के करे, चाहे कोई मंदिर में जाके अपना धार्मिक पाठ करके करे, चाहे वो चर्च में जाके अपने जो वहां के उनके ईश्वर खुदा है जीसस को याद करके करे। ये आजादी संविधान देता है, अवसर की क्षमता देता है कि चाहे वो किसान का बेटा हो या राष्ट्रपति का, उसको भी अवसर की क्षमता है। लेकिन पिछले कुछ समय में निजीकरण बढ़ा, बड़े बड़े स्कूल खड़े हो गए जिसकी फीस 5,000 रुपए, आपके यहां भी होगा तो आपके आसपास 5,000 रुपए फीस है, 10,000 रुपए फीस है। बड़े बड़े हॉस्पिटल खड़े हो गए जिनकी बड़ी बड़ी फीस है। अगर सिर्फ सांस का चेक कराने चले जाओगे तो 10,000 रुपए का बिल आ जाएगा, पर्चा लेके चले जाओगे तो 500 रुपए का बिल आएगा, पर्चा देखने का लेते थे। असल हुआ क्या है देश में कि पिछली सरकारों ने पूंजीपतियों को बढ़ावा दिया और वो सोचते हैं गरीब, अगर गरीब पढ़ लिख जाएगा, अपने अधिकारों को जान लेगा तो फिर वो अपने अधिकारों के लिए लड़ेगा। आप एक गजब की बात देखो, भारत में सारी चीज होती है भारत में, लेकिन व्यक्ति को उसके अधिकार नहीं बताए जाते कि उसके अधिकार, मौलिक अधिकार क्या है, और ये भी नहीं बताया जाता कि उसके मौलिक कर्तव्य क्या है। किन कर्तव्यों का निर्वहन उसको करना ही करना है, और ये भी नहीं बताया जाता कि उसके क्या मौलिक अधिकार है। जो बात मैंने आपको बताई, आप में से बैठे 90% लोग नहीं जानते होंगे कि इस देश में आपके मौलिक अधिकार क्या है। नागरिक शास्त्र के उसमें पढ़ाते थे, उसके बाद कहीं पढ़ाते नहीं, ना इस देश के संविधान को पढ़ाते। जिस देश में हर चीज संविधान से चल रही है, उस देश के नागरिकों को संविधान की जानकारी नहीं कि उनके अधिकार क्या है, उनके कर्तव्य क्या है, उनका क्षेत्र क्या है, उनकी उपलब्धि क्या है, उनका संरक्षण क्या है। पुलिस जिसे चाहे बिना एफआईआर के अरेस्ट कर लेती है क्योंकि लोग अपने अधिकारों से जागरूक नहीं है।
जिन धाराओं में गिरफ्तारी भी नहीं हो सकती, जो बेलेबल ऑफेंस है उनमें पुलिस गिरफ्तार करके थाने बिठा देती है। 24 घंटे के अंदर चलान करना पड़ता है, कोई मतलब नहीं है, 4-4 दिन बिठा कर रखती है। वही ताकतवर व्यक्ति हत्या करके रेप करके भी 6-6 महीने भी नहीं मिलता, उसको कुछ कहते नहीं। लेकिन गरीब अक्सर अगर कोई अपराध हो जाए तो उसकी बहन को पकड़ के लाएंगे, मां को पकड़ के लाएंगे, जीजा को पकड़ के लाएंगे, भाई को पकड़ के लाएंगे बिना किसी कानून के, और लाके बंद कर देंगे और अपमानित भी करेंगे। आपने देखा अभी एक घटना मैंने सुनी थी, कहां की थी वो, चित्रकूट वाले रेलवे स्टेशन पे एक बच्चा होती है ना नाराजगी, अपने परिवार से नाराज होकर चला गया स्टेशन पे, और पुलिस ने पकड़ लिया। और पुलिस ने पकड़ लिया तो क्या किया कि उसको लाके वहां जीआरपी के थाने बंद कर दिया। फिर उसका भाई उसके मामा देखने आए ढूंढने, तो उनको भी लाके बंद कर दिया। बाद में उनसे पूछा कि कौन जात हो, तो क्योंकि हमारे यहाँ जैसे सरेंद्र वर्मा लगाते हैं, ऐसे ही हमारे यहाँ भी शेड्यूल कास्ट के लोगों में बहुत सारे गोत्र है, कोई वर्मा लगाता है, कोई कौशिक लगाता है, कोई द्विवेदी लगाता है, कोई कुछ लगाता है? तो उन्होंने कहा, उसके मामा ने कहा साहब फलाने वर्मा है, उन्होंने कहा वो तो रविदास है और तुम वर्मा साहब बेवकूफ बना रहे हो। तो इतना पीटा कि हाथ पैर तोड़ दिए। तो मैंने उनसे पूछा भाई अधिकारियों से, भाई ऐसा क्यों किया? तो जवाब नहीं। मैंने 6 दिन हो गए जब मुझे घटना पता लगा तो मैंने उनसे सवाल किए, एक सीओ थे वहां डीएसपी, मैंने कहा भाई ये तो बताओ कि क्या कर रहे हो? कह रहे जांच कर रहे हैं, जांच। मैंने कहा ये बताओ बिना एफआईआर लिखे कौन सी जांच कर रहे हो? तो कह रहे एसपी साहब ने कहा। मैंने कौन से एसपी साहब? कह रहे जीआरपी के एसपी। मैंने कहा बताओ। उनके हाथ टूटे हुए, बोले हाँ। उनको चोट लगी, बोले हाँ। तो मैंने कहा कोई भूत आके लगे क्या सारे काम? भाई किसने घटना तो की है ना, तो एफआईआर लिखो तभी तो जांच करोगे। तो कहा ठीक है जी, फिर शाम तक एफआईआर लिख दी है। क्यों लिख दिया एफआईआर? क्योंकि पिछले 7-8 सालों में भीम आर्मी के लोगों ने अपने संघर्ष से अपना दम पैदा किया, और वो एक ऐसा दम है कि जैसे पता लगता है कि भीम आर्मी के लोग हैं तो अधिकारियों को करंट सा लगता है। मन में तो उनकी बहुत रिस्पेक्ट नहीं होती आपके लिए, लेकिन एक करंट सा लगता है कि एक ऐसी ताकत आएगी जिसका कोई पता नहीं क्या करेगा, इसलिए वो भीम आर्मी का नाम सुनते ही काम करने के लिए तैयार रहते हैं। ठीक है, जो आदमी कल थाने के बाहर नहीं खड़ा हो सकता था, उस संगठन का वर्कर एसएचओ, सीओ, इंस्पेक्टर, एसआई, एडिशनल एसपी, एसपी से आंख में आंख मिला के बात करके अपनी बात रखता है। तो ये बात उनको समझ नहीं आती कि इतनी ताकत कहां से आती है। वो सोचते हैं ताकत चंद्रशेखर आजाद देता है, उनको नहीं पता ये सारी ताकत जो है बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान देता है। इसलिए वो चंद्रशेखर आजाद से डरते हैं। चंद्रशेखर आजाद से उनको डरने की जरूरत नहीं, उनको डरने की जरूरत है भारतीय संविधान। अब मैं आपको और आगे बढ़ाता हूं। मैं लंबे समय से सोच रहा हूं कि भाई क्या किया जाए, क्या किया जाए। अगर हम ताकत में भी आ जाए तो कैसी व्यवस्था बनाए। अब इस बात को जाके आपको लोगों को बतानी है। बताओगे नहीं बताओगे? पहले बताओ कैसी व्यवस्था। जैसे सोचो आज हम ताकत में आ गए तो हम क्या करेंगे? जैसे दूसरी सरकारों ने किया ऐसा ही करेंगे या कुछ नया करके दिखाएंगे? वो नया क्या होगा, इस पे गौर करो। नया ये होगा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा शिक्षित बनो। आदमी के आंखें खुलने के बाद उसके पास पहला जो सबसे बड़ी ताकत होती है वो होती है ज्ञान। तो हम ये करेंगे कि चाहे पटवारी का बेटा हो, सेक्रेटरी का बेटा हो, बीडीओ का बेटा हो, एडीओ का बेटा हो, एसएसपी का बेटा हो, डीएम का बेटा हो, तहसीलदार का बेटा हो, कानूनगो का बेटा हो, बेटी हो, एसएचओ, इंस्पेक्टर, तमाम जितने सरकारी इंस्टीट्यूशन है उनके जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं, नीचे से लेकर चोटी तक के, चाहे वो प्रमुख सचिव हो, मुख्य सचिव हो, अनुसचिव हो, अपर सचिव हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी का चांसलर हो, उन सब के बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाई करनी पड़ेगी। चाहे वो मुख्यमंत्री जी का बच्चा हो, राज्यपाल का बच्चा हो, चाहे मंत्री का हो, विधायक का हो, सभासद का हो, पार्षद का हो, चेयरमैन का हो, प्रधान का हो, जितनी भी छोटी से छोटी इकाई है लोकतंत्र की, जो लोग जिम्मेदारी लेते हैं कि हम दूसरों के बच्चों के लिए अच्छे स्कूल की व्यवस्था कर रहे हैं, उन सब के बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ना। वो कहते हैं हमने गरीबों के बच्चों के लिए बहुत अच्छी सुविधाएं की है। तो भाई जब तुमने इतनी अच्छी सुविधा की तो अपने बच्चों को भी पढ़ाओ। जो आपने जनता के लिए किया है उसका लाभ आप अपने बच्चों को भी दो।
ऐसा क्यों कि भाई आप गरीबों के बच्चे उनमें पढ़ेंगे और आपके बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे। मैं मानता हूं कि जब अमीरों के, ताकतवर लोगों के, बिजनेसमैन लोगों के, पैसे वाले लोगों के, जिनको सरकार ने छूट दी है, उनको जो सरकार सिस्टम का लाभ ले रहे हैं, उनको अगर सरकारी स्कूल में उनके बच्चे पढ़ेंगे तो फिर सरकारी स्कूलों में सुविधा और अच्छी से अच्छी गुणवत्ता वाली पढ़ाई होगी। अब आप ये भी महसूस करो कि आज 5,000 रुपए देकर आपको अपने बच्चे को प्राइवेट में पढ़ाना पड़ता है, आपके पैसे बचेंगे नहीं बचेंगे? वही शिक्षा जब आपको सरकारी स्कूल में कम पैसे मिलेगी तो आपका फायदा होगा, नुकसान होगा? और जब जितने प्राइवेट स्कूल खुले, जितने टीचर्स आप चेक करके देखो, आपके जिले में कम से कम होंगे 10 से 20,000 टीचर। जब ये सारे सरकारी स्कूलों में चले जाएंगे तो सरकारी स्कूल संख्या बढ़ेगी कम होगी? और टीचरों की संख्या, अध्यापकों की संख्या बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? क्लर्क से लेकर सारी नियुक्तियां, चपरासी तो सारी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? तो सरकारी नौकरियां भी बढ़ेंगी। फिर ऐसे ही नेताजी से लेके और नेताजी विधायक अधिकारियों के जो बेटे हैं, बच्चे हैं, वो भी, उनको भी जैसे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमने गोरखपुर में एम्स बनवा दिया और इलाज करवाने के लिए सब दिल्ली भाग जाते हैं, या प्राइवेट जो बड़े बड़े वहां कराते हैं। तो मेरा ये मत है, आजाद समाज पार्टी सोचती है कि चाहे प्रधान हो या प्रधानमंत्री, चाहे चपरासी हो, चाहे क्लास 1 का अफसर, उन सबके, उनके परिवार को भी, उनको भी अगर बीमारी हो जाती है तो उनको अगर इलाज की व्यवस्था हो तो वो सरकारी अस्पताल में होनी चाहिए। एक ही पलंग पर डीएम साहब लेटे हो, बीमार होने पर बराबर में किसान भी लेटा हो, तो जो डॉक्टर डीएम साहब के लिए अच्छी दवाई की व्यवस्था करेगा वो किसान के लिए भी अच्छी दवाई की व्यवस्था। जिधर विधायक जी लेटे हुए हो बीमार होने पे, इधर एक मजदूर भी लेटा हुआ तो उसको भी वही इलाज मिले जो विधायक जी को, जो मंत्री जी को, जो जिलाधिकारी को, जो एसएसपी को, जो कमिश्नर को मिले। ऐसे में सरकारी अस्पतालों में अच्छी सुविधाएं आएंगी, अच्छी दवाइयां आएंगी, टाइम पे इलाज होगा, डॉक्टर मौजूद रहेगा, और जो पैसा आपकी जेब काट के प्राइवेट सेक्टर में जाता है, तो प्राइवेट डॉक्टर में जाता है, वो सारा पैसा बच जाएगा और इलाज भी बेहतर से बेहतर होगा। क्योंकि अगर आपके बारे में अच्छा सोचते हो तो जिलाधिकारी अपने बारे में तो अच्छा सोचेगा, मंत्री जी अपने बारे में तो अच्छा सोचेंगे। समझ रहे हो? दवाई भी टाइम पे मिलेगी, सुख सुविधाएं भी होंगी, साफ सफाई भी होगी नहीं होगी। और अभी जो प्राइवेट हॉस्पिटल में आप चेक कराओ, आपके यहाँ पे कम से कम 20,000 लोग होंगे जो प्राइवेट हॉस्पिटल खोल के बैठे हैं, क्योंकि जिनका सिस्टम है प्राइवेट हॉस्पिटल। ऐसे ही प्राइवेट सरकारी हॉस्पिटलों की संख्या बढ़ेगी और लोगों को सरकारी नौकरी भी। प्रयास करेंगे कि चाहे कक्षा 1 से लेकर कितनी आदमी पढ़ाई करे, वो सारी पढ़ाई इतनी आसान होनी चाहिए, चाहे वो एमबीबीएस करे, चाहे वो इंजीनियर बने, चाहे वो डॉक्टर बने, चाहे वो क्लर्क बने, चाहे वो जज बने, चाहे वो लॉ करे, चाहे वो टेक्निकल, वो इतनी आसान होनी चाहिए कि वो गरीब से गरीब व्यक्ति भी उसका लाभ ले ले। अगर कोई किसी के पास खाने के लिए आटा भी ना हो, लेकिन पढ़ाई उसके लिए इतनी आसान हो कि वो अपने बच्चे को पढ़ा सके। तो अगर कोई बहन डॉक्टर बनना चाहे, इंजीनियर बनना चाहे, आईएएस बनना चाहे, आईपीएस बनना चाहे, वकील बनना चाहे, जज बनना चाहे, तो उसको कोई परेशानी का सामना न करना पड़े पढ़ते वक्त। ठीक है? एक पुलवामा का एक हमला हुआ, आपने सुना होगा पुलवामा का हमला, मीडिया के साथियों ने सुना। भारत में पहली एक ऐसी घटना है कि इतना बड़ा हमला हुआ, इतने हमारे सेना के जवानों की शहादत हुई, लेकिन आज तक उस घटना पे कोई एफआईआर दर्ज। इतना किलो आरडीएक्स कहां से आया? उस पूरी घटना के पीछे, षड्यंत्र के पीछे कौन? जो लोग झूठे राष्ट्रवाद की बात करते हैं उनको जवाब देना चाहिए कि इतने शहीदों की जान इस देश में मायने रखती है या नहीं रखती। अगर किसी का एक फोन चोरी हो जाए, एफआईआर होगी नहीं होगी बताओ? एक साइकिल मोटरसाइकिल चोरी हो जाए, एफआईआर होगी नहीं होगी बताओ? किसी को एक गज जमीन दबा ले तो मुकदमा दर्ज होगा नहीं होगा बताओ? इतने लोगों की, इतने साथियों की, इतने सेना के जवानों की, वीर जवानों की जान गई, लेकिन आज तक कोई जांच नहीं हुई। तो ऐसा क्या है कि भाई जांच नहीं करा रहे? ऐसा जांच में कौन फंसने वाला है? ऐसा उस घटना में किसका हाथ है? इसलिए सेना का जो दुरुपयोग हो रहा है, चाहे वो अग्निवीर के रूप में या किसी भी रूप में, मेरा ये मानना है गौर करना इस बात पर, जब तक
इन नेताओं के और अधिकारियों के बच्चे सेना में नहीं जाएंगे तब तक सेना का दुरुपयोग भी बंद नहीं। क्योंकि जब इनका बेटा बॉर्डर पर खड़ा होगा तो ये कोई भी पॉलिसी बनाने से पहले 4 बार सोचेंगे कि भाई मेरे बेटों को नुकसान, तो फिर ये कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे सेना के हमारे वीर जवानों की जान शहीद हो जाए। एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि काम तो उतना ही ले रहे हैं, उतने ही घंटे ले रहे हैं। जैसे मजदूर करता है 8 घंटे काम करता है और वही काम आप किसी दफ्तर में कर लो चपरासी का, उस चपरासी को 40,000 रुपये मिलता है, मजदूर को 400 रुपये मिलते हैं। तो मेरा ये मानना है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा, देखो हमारे लोग सीवर में भी जाते हैं, मर भी जाते हैं, सफाई का काम भी करते हैं और अन्य मजदूरी काम भी करते हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा समान कार्य समान वेतन। अगर आप किसी से भी, हमारी माएं बहनें भी खेतों में काम करती हैं, कोल्हू में काम करती है, भट्टों में काम करती है, तमाम तरह की मुसीबतें सहती हैं, किसी के घर में काम करते हैं साफ सफाई का, तो समान कार्य समान वेतन। जितना वेतन उस काम के लिए दूसरे व्यक्ति को मिल रहा है इतना ही वेतन मजदूर को भी मिलना चाहिए। मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, बताओ मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। हाँ, और इस देश में जो सरकारी इंस्टीट्यूशन है उनमें 100% आरक्षण होना चाहिए। जिसकी जितनी संख्या बढ़े उसकी उतनी। मैं तो स्वर्ण जातियों का सबसे बड़ा समर्थक हूं कि उनकी जितनी आबादी है उनको उतने, उनके साथ धोखा नहीं होना चाहिए। उनकी आबादी के हिसाब से उनको सरकारी नौकरी में व्यवस्था होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए। हम तो मानवतावादी व्यक्ति हैं, हम कहते हैं 52% पिछड़े वर्ग के लोगों को 52% आरक्षण मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। 25% शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोगों को सरकारी नियुक्तियों नौकरियों में 25% हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए। और जो अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक जैसे मुसलमान है, मुसलमानों की आबादी कितनी है भाई? 18% मुस्लिमों को, क्योंकि वो भी टैक्स देते हैं देश में। इस बात को भी समझना, मैं समझाऊंगा पूरी, उनको भी 18% नौकरियों में आरक्षण मिलना चाहिए। मैं आपको समझाता हूं, इस देश का जो बजट होता है वो कहां से आता है? इस देश का बजट आपसे और हमारे टैक्स से जाता है। कुछ टैक्स हम लोग स्टेट को देते हैं, वो स्टेट का बजट होता है। कुछ टैक्स जो है सेंटर को देते हैं, केंद्र को, वो टैक्स केंद्र का बजट होता है। उस पैसे को वो जनता के ऊपर खर्च करते हैं। ये तय वो करते हैं कि किस क्षेत्र के ऊपर, किस जाति के ऊपर, किस धर्म के ऊपर कितना पैसा खर्च करना है, ठीक है, जिनकी सरकार होता। अब जब टैक्स आप हर आदमी से लेते हो तो उस हर व्यक्ति को आप सामाजिक न्याय के अनुरूप उतनी हिस्सेदारी तो दो। पाल को, प्रजापति को, कश्यप को, राजभर को, निषाद को, चौहान को, नुनिया को, चमार को, धोबी को, पासी को, कोरी को, खटीक को, जो भी जाति आपने जाति के आधार पर बना के लोगों को बांटने का काम किया, उन सब लोगों की हिस्सेदारी संख्या के आधार पर होनी। क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर इस मंच पे कोई मुसलमान नहीं है तो इस मंच से मुसलमानों के विषय में कोई बात नहीं, उनके हितों के लिए तो नहीं हो सकती। इस मंच में अगर कोई ईसाई नहीं है तो ईसाइयों के विषय में कोई बात इस मंच से नहीं हो सकती। अगर इस मंच में कोई सिख नहीं है तो सिखों के विषय में कोई बात नहीं हो सकती। अगर कोई अन्य पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधि मंच में नहीं है और उसको अवसर नहीं मिला तो अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों के बारे में कोई बातचीत नहीं हो सकती। इसका मतलब जब आपके बीच का व्यक्ति वहां नहीं होगा तो आपके लिए कोई बात नहीं। इसलिए आप सबका जिसकी इतनी संख्या उसके हिसाब से प्रतिनिधित्व वहां जाता है। उसके लिए क्या है, क्योंकि नौकरियां भारत में नौकरियां सरकारी 2% है, 98% प्राइवेट सेक्टर है। तो 2% नौकरियों में सभी वर्गों की हिस्सेदारी होनी जरूरी है। इसलिए मेरी मांग है कि 100% रिजर्वेशन इस देश में होना चाहिए। क्लास 1 से लेके और क्लास 4 तक की जितनी नौकरियां हैं, अभी तो हम और आगे बढ़ाएंगे कि जो रिजर्वेशन SC ST को मिला है नीचे से लेकर पार्लियामेंट तक, उतना ही रिजर्वेशन OBC को संख्या के आधार पर मिलना चाहिए। और स्वर्ण भाइयों के साथ भी धोखा ना हो, उनकी आबादी के आधार पर उनको भी ऊपर से नीचे तक उतना ही आरक्षण होना चाहिए जितनी उनकी आबादी है। किसी का कोई ज्यादा ना जाए और किसी का कोई कम ना। अब तो हम आने वाले समय में राज्यसभा जो हमारे पैसे से चलती है, विधान परिषद जो हमारे पैसे से चलती है, उनपे भी हम अपनी हिस्सेदारी की मांग करने वाले हैं। हम सुप्रीम कोर्ट से लेंगे,
और जितने सारी सरकारी संस्थान है सब में मांग करने वाले हैं कि आप हमें हिस्सेदारी दो, क्योंकि आजादी से जब देश आजाद हुआ 50 में 70 साल करीब, उससे पहले तो लंबे समय तक हमने अभाव में जिंदगी जी है और आपने हमारे लिए कोई ऐसा स्पेशल प्रोविजन नहीं किया सिवाय गाली देने के, अपमानित करने के। आज मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो लोग पूरे 5 साल तक हमारे दुख दर्द नहीं जानते, वो चुनाव के समय हमसे बहुत बड़े मिल के कहते हैं कि हिंदू एक हो जाओ, हिंदू एक हो जाओ, और चुनाव के बाद वही लोग हमारी जमीनों को छीनने का काम करते हैं, पीटने का काम करते हैं, अपमानित करने का काम करते हैं। और एक ऐसे धर्मगुरु, मैं उनका बहुत सम्मान करता था क्योंकि कुदरत ने उनके साथ नाइंसाफी की, उनको आंखें भी नहीं है। मैंने उनको सुना, देखिए वो धर्मगुरु है, धर्मगुरु का काम होता है समाज को सही शिक्षा देना। उन्होंने क्या कहा, एक दिन उन्होंने कहा कि SC ST OBC का आरक्षण खत्म कर देना चाहिए जाति के आधार पर। मैं पूछ रहा हूँ भाई आपको क्या जरूरत है, आप तो संत आदमी हो, आपका क्या छीन है SC ST OBC कि भाई इनका आरक्षण खत्म कर दो? आपके पास जो पैसा इकट्ठा होता है आप उसमें से कोई पैसा दे दोगे SC ST OBC को? ये लो भाई आप अपना घर चला लो। फिर उन्होंने कहा कि जो चारों वर्ण में राम को नहीं भजता वो चमार है, यानी कि वो कहने का मतलब है उनका कि वो कह रहे हैं कि राम को भजने वाला उत्तम और चांद को भजने वाला नीच। अब उनसे कोई पूछे भाई तुम्हें किसने अधिकार दिया कि आप पूरे जो लोग अधर्मी हैं उनको चमार बता रहे हैं, चमार जाति के लोगों को नीच बता रहे हैं, आपको किसने अधिकार दिया? अभी परसों मुकदमा दोनों जाके ना आंखें खुल जाएंगे। एक ज्ञान हम भी देते हैं संविधान का ज्ञान, चिंता मत करो, अभी देखना बहुत जल्दी करेंगे। आप देखना हम किसी जाति के विरुद्ध नहीं, किसी धर्म के विरुद्ध नहीं। भारतीय संविधान का आर्टिकल 25 धार्मिक आजादी देता है, सब अपने धर्म को माने, लेकिन कोई किसी को नीचा दिखाने का काम करेगा ये तो गलत है। हम गुलाम भारत में थोड़ी है कि कोई हमें नीचा दिखाएगा हम चुपचाप सहे, क्यों भाई? क्योंकि अन्याय करने वाले से अन्याय सहने वाला ज्यादा दोषी होता है, समझते। और देखो ये कहा गया है, मैं बार बार मंचों पे कहता आज भी कह रहा हूं कि जो कुछ करता है ईश्वर करता है, ये कहा गया ना भारत में। तो अगर उनको आंखें नहीं है तो ये भी ईश्वर ने उनके पुराने जन्मों के पाप के अनुसार ही किया। अगर उन्होंने पुराने जन्म में कुछ ऐसे पाप अपराध नहीं किए होते तो कुदरत उनकी आंखें नहीं चिंती, हमें तो नहीं आंखें, ये भी नहीं। तो जो जैसे धर्म रहेगा उसको वैसा मिले, हम तो उन्हीं के अनुसार कह रहे हैं, हम कुछ अलग तो लाए नहीं। तो मेरा ये मानना है एक सबसे बड़ी समस्या जो आज चुनौती बन गई है सब लोगों के सामने, वो ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 4 बच्चों को कुर्बानी देके वोट का अधिकार दिया नहीं दिया? जब वोट का अधिकार दिलाने लोग कहते हैं कि भाई वोट का अधिकार उनको मिलना चाहिए, धरना सेठ है कोई कहता उनको मिलना चाहिए, लगान देते कोई कहता उनको मिलना चाहिए, जो व्यापारी है कोई कहता उनको मिलना चाहिए, जो बहुत पढ़े लिखे हैं कोई कहता उनको मिलना चाहिए जिनके पास जागीर है। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि जब चंद लोग फैसला करेंगे तो वो लोकतंत्र नहीं होगा। लोकतंत्र तब होगा जब हर एक व्यक्ति तय करेगा कि उनका नेता कैसा हो, उनका जो है उनकी बात रखने वाला व्यक्ति कैसा हो। तो उन्होंने सुनिश्चित किया तर्क के आधार पर कि लोकतंत्र ऐसा होगा जब हर बालिग व्यक्ति वोट देगा। पहले वोट देने की उम्र थी कितनी थी? 21 साल। सुन लो कितने साल? फिर घट के वो राजीव गांधी जी की सरकार में कितनी हुई? 18 साल। अब 18 साल के व्यक्ति को बालिग माना जाता है, ठीक है। 21 साल का व्यक्ति देश में IPS IAS बन जाता है, 22 साल का 21 साल का, और वो जिला चलाने के योग्य हो जाता है। और एक विधानसभा चलाने के लिए कहते हैं कि 25 साल का होना चाहिए कम से कम। बहुत धोखा चल रहा है, इतना हमारे पास संघर्ष में हम लोग ऐसे हो जाते हैं लाठी उठी खाने पकड़ में झेल के और टूटे फूटे हो जाते हैं, तब तक हमारा अवसर आता है अभी सब ठीक करना है तो वो आराम से होगा। तो इसलिए जो हमारे पास गुलामी को काटने का अधिकार वोट के रूप में दिया, उस वोट की चोरी ईवीएम द्वारा होगी। बहुत दिन से लोग मुझे कह रहे भैया मैं बोलते नहीं हूँ, देखो भाई मैं वकील आदमी, वकील हुए नहीं पता तो वकीलों का काम ऐसा नहीं कि वो फ्री में कहीं सर मारते थे, ठीक है। वकील सोच समझ के काम करता। मैंने कहा 50 लोग अगर किसी काम पे आंदोलन करने खड़े हो जाएंगे तो उससे कोई सरकार को कोई फर्क। तो पहले हमें जनमत तैयार करना है। जब हम पे बहुत सारे बहुसंख्यक लोग हो जाएंगे, जैसे आज इस जिले में हजारों लोग हैं, फिर जिस दिन हम खोल देंगे और ये सब लोग वो ज्ञापन पकड़ के जिलाधिकारी कार्यालय में बैठकर कहेंगे कि ईवीएम द्वारा वोट की चोरी बंद करो, उस दिन असल में जाके हमारा आंदोलन एक सीढ़ी चढ़ेगा। और फिर जब हम दिल्ली में जाके चुनाव आयोग का गला पकड़ेंगे,
इलेक्शन कमिश्नर से आंखों में आंखें डालकर सवाल करेंगे, इस देश के शासक वर्ग से पूछेंगे कि हमारी वोट की चोरी क्यों कर रहे हो, तब जाके उनकी नींद खुलेगी। तो पहले हमें जन्नत तैयार करना था। हमने 2 साल खून का घूंट पी के दुख तकलीफ सह के जन्नत तैयार किया, अपमान सहा, आरोप सहे, मुसीबतें सही। और मुझे तो देखो 16 महीने जेल काटी, फिर दिल्ली में रविदास मंदिर में गुरु हमला हुआ तो जब जाके जेल काटी, फिर एनआरसी का मामला हुआ तब जाके जेल काटी, फिर आगरा जयपुर गया लड़ने के लिए तब जाके जेल काटी, और फिर जब मुझे सीबीआई इनकम टैक्स ने रोक पाई तो मेरे ऊपर गोली चला दी। 4 गोली से भी मैं बच गया, क्योंकि अभी भाई मैंने तो कोई आप आगे किया नहीं जो मैं मर जाऊं। तो लोग यहाँ कोरोना से बुखार जुकाम से बचे, अभी नहीं लगे, क्योंकि मेरे ऊपर हमारी माओ का, बहनों का, बच्चियों का, भाइयों का, बड़ों का प्यार आशीर्वाद ज्यादा है, और उनसे कुदरत को अभी मुझसे काम लेना है। इसलिए मेरी जीवन उन्होंने सलामत रख दिया कि अभी जी। और जो गरीबों के साथ समस्या है, जो गरीबी में हमारे लोगों को रहना पड़ता है, कैसे? अभी मैं एक बात अपनी स्क्रीन देख रहा था, थोड़ी देर में गाड़ी में निकले तो मैंने अपने साथियों ने कहा कि इस गाड़ी को देखो। उस गाड़ी को देखा तो उस गाड़ी से कुत्ता बाहर मुंह निकाले हुए। तो हमने कहा महाराष्ट्र की बात है, पूछ लेना महाराष्ट्र वालों से, मुंबई की। तो हमने कहा देखो हमने क्या पास की थी कि अमीरों के कुत्ते गाड़ी में घूमते हैं और गरीब लोग सड़कों पर एक्सीडेंट में मर जाते। ये फर्क है देश में। और अगर कोई पशु मर जाएगा उसको उठाने वाले 50 होंगे, कोई गरीब आदमी मर जाएगा उसको कोई आंख उठा के नहीं देखे, उसको मरा पड़ा हुआ छोड़ देंगे, पड़ा रहा 1 दिन पड़ा रहा 2 दिन पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मैं मानता हूं कि देश में हमसे अच्छी बेहतर जिंदगी जानवर जी रहे हैं। गर्मी आती है तो उनके कमरों में एसी लग जाता है, सर्दी आती है तो हीटर लग जाता है, और हम चाहे सड़क पे ठंड में मर जाए ना। दिल्ली में घूमता हूं, दिल्ली से आता जाता हूं और मैं देखता हूं हजारों लोग ऐसे हैं जो बिना छत के रहते हैं, छोटी छोटी तरपाल रहते वो करते हैं। जब सर्दी आती है तो रात में बैठे रहते हैं, गर्म रात में आग जला के, पन्नी वन्नी जला के, किस तरह अपने जीवन को बचाएगा। लेकिन सरकार को कर रहे हैं। जितने लोग मंदिर के बाहर हैं उतने लोग मंदिर के बाहर, जितने अंदर है उतने बाहर बैठे हुए हैं, इस उम्मीद से कोई भोजन देगा। आज भी लाखों लोग ऐसे जिनके सर पे छत नहीं, आज भी लाखों लोग ऐसे देश भर में मैं घूमता हूं जिनके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं। और मैं गरीब परिवार का आता हूं, मैं जानता हूं यहाँ ऐसे कितने नौजवान बैठे होंगे जिनको एक ही जैकेट में पूरी सर्दी निकालनी, जिनके पास दूसरी जैकेट अल्टरनेट नहीं है। वर्दी स्कूल की जो ड्रेस होती थी, एक ही ड्रेस होती थी और एक दिन रात में धोके डालनी पड़ती थी कि भाई सुबह खिल जाएगा। कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने बिना प्रेस के कपड़े पहने होंगे बहुत लंबे समय तक। देखो महसूस करते या नहीं? इसलिए मैं कह रहा हूं कि सुख सुविधा का उपभोग तो यहां वो कर रहे हैं जिनके पास ताकत है, जिनके पास शक्ति है। और भारत के लोकतंत्र में शक्ति है, कहा गया डॉक्टर द्वारा, राजनीतिक सत्ता इधर पॉलिटिकल पावर का मास्टर की। राजनीतिक सत्ता वो चाबी जो आपकी सारी परेशानियों का हल कर सकती है। आप एक बार ये चाबी मुझे दे दो और फिर देखो आपने सारी समस्या लिख के रख दो यहाँ डब्बे में, और ये चाबी मुझे दे दो। अगर 6 महीने में आपकी सारी समस्या खत्म ना कर दी तो फिर मुझसे पूछ लेना सवाल। आपने सबको मौका देकर देख लिया, मैं नहीं था आपके बीच में, आपने सबको मौका दिया। मैं बहुत दिनों से आपको समझा रहा हूं कि कोई दूसरे लोग कुछ करना नहीं चाहते, तो मैं आग लिए बैठा हूं दिल में कुछ करने की। मेरे सामने बड़ी मुसीबतें खड़ी की गई। अगर आप इस काम को मेरे साथ जिम्मेदार करना शुरू कर दो, जितने लोग यहाँ बैठे, अगर वो अपने गांव में, अपने कस्बों में, अपने शहर में, बहुजन समाज के लोगों में, कमजोर वर्गों के लोगों में, संविधान को मानने लोगों में मेरी बात को लेकर चले जाएं कि अपने बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए, इस प्रदेश के लिए, गरीबी खत्म करने के लिए, बेरोजगारी खत्म करने के लिए, महंगाई खत्म करने के लिए और जातिवाद खत्म करने के लिए, भाईचारा पैदा करने के लिए अगर वो आजाद समाज पार्टी को मदद करें, वोट की ताकत दे, तो अगले 6 महीने में समस्या दूर हो जाए। अब क्या तो आप नहीं करना चाहते, आपको जिंदगी पसंद आ गई, इसलिए फिर आप मेरी बात में पहरा नहीं देते। अगर आप मेरी बात को मान के काम करने लग जाओ ना वालों, तो मैं लिख कर देता हूं कि जब 27 में मौका आएगा आपके पास, तो उत्तर प्रदेश में आप इतने ताकतवर होंगे कि आप इधर से एक छोटा सा फोन कर देगा मैं झूठ को, तो सच को सारे काम हो जाएगा। समझ रहे? वो ताकत आपके हाथ में है। मैं भी अगर जोर से बटन दबाऊं तो एक कीबोर्ड गिरी जाएगी, और आप भी दबाओगे तो एक कीबोर्ड गिरी जाएगी।
इसलिए मैं अपने नौजवान भाइयों से कहूंगा जिनका बहुत इंटरेस्ट था मेरी सुरक्षा में, जिनका इंटरेस्ट था मेरी जीवन रक्षा में, जिनका इंटरेस्ट था फोन निकाल के बैठने में, मैं उन सबसे कहना चाहता हूँ जो मोटरसाइकिल पे बिना हेलमेट के दौड़ रहे हैं, जो नारे लगा रहे हैं, जो अपना भूखा पेट रख के दिन रात दौड़ रहे हैं, उन सबसे कहना चाहता हूँ अगर प्रयास गलत रास्ते में किया जाए तो नुकसान होगा। जैसे रास्ता तो ये है जाने का, और मैं जाऊं इधर से तो मेरा सर ही टूटेगा ना, तो सर टूटवाना है या ताकत पैदा करनी है? ताकत पैदा करनी है तो फिर मन में एक सपना पैदा करो, जो अच्छी पढ़ाई कर रहे हो अच्छी पढ़ाई करो, और जो पढ़ लिख के बेरोजगार घूम रहे हो मेरा साथ दो और गांव गांव जाके लोगों को तैयार करने में मदद कराओ। क्योंकि आपका प्रचार तो ना तो कोई बहुत बड़ा मीडिया करेगा, ना अखबारों में आएगा, ना टीवी चैनल पे चलेगा, ना ही कोई बहुत प्रचार के साधन होंगे। आपको तो अपने छोटे छोटे साधनों से प्रचार करना है, कोई साइकिल से, कोई मोटरसाइकिल से, कोई गाड़ी से। जब हमारे महापुरुषों ने आंदोलन चलाया तब तो गाड़ियां भी नहीं थी, अब तो हम पे गाड़ियां। आज आपने मेरे स्वागत में 40,000 गाड़ियां लगाई, तो यानी कि इसका मतलब कुछ चीज तो बदलिए तो आंदोलन हो जाना चाहिए, तो आंदोलन तो कमजोर हो गया। ऐसा होता है जब आदमी का पेट भर जाता है तो उसका काम करने का मन वो लापरवाह हो जाता है। हमारे साथ ऐसा ही हुआ, जब हमें अवसर मिले, अधिकार मिले, तो हमारा कुछ लोगों का पेट भर, जिनका पेट भर गया वो घर में पड़ के सो गए, गरीब बेचारा सड़क पर लड़का। इसलिए मैं मानता हूं कि आपको अपनी लड़ाई में बहुत मजबूत से लड़नी पड़ेगी। आप छुआछूत से मुक्ति चाहते हैं, जाति के आधार पर जो भेदभाव को खत्म करना चाहते हैं, आप ऊंच नीच को खत्म करना चाहते हैं, आज अपनी गरीबी, बेबसी, लाचारी को खत्म करना चाहते हैं, आप बेरोजगारी पर लगाम कसना चाहते हैं, आप अपने बच्चों के लिए रोजगार चाहते हैं, आप अच्छे अस्पताल, अच्छे स्कूल चाहते हैं, और ये छोटा सा काम है, इसके लिए कुछ भी नहीं करना। पहले राजतंत्र में तलवार चलती थी, जब राज बदलते रहता बंदूक चलती थी, तोप चलती थी, कोई घोड़े में बैठ के लड़ता था, कोई जमीन में बैठ के लड़ता था, कोई ऊंट पे बैठ के लड़ता था, हजार लोग राज चलता था, तब भी लोग लड़ते थे। आज तो कुछ भी नहीं करना है, बटन दबाना, सही बटन दबा दो, राज आपके हाथ में। जिनकी संख्या ज्यादा होगी वो जीत जाएंगे। अब आप इस काम को भी नहीं कर पा रहे तो आप कितने अच्छे हो गए। देखो, प्रचार प्रसार नहीं है, एक तो अपने अंदर व्यवहारिकता पैदा करो। क्या पैदा करो? व्यवहारिकता। कैसी व्यवहारिकता? किसी से भी कोई कटु शब्द मत कहो। कैसे शब्द? कटु, जो उसको बुरे लग सकते। अगर आप मित्र नहीं बना सकते तो दुश्मन पैदा। किसी को भी, किसी के धर्म को, किसी की जाति को बुरा, आप अच्छे हो तो अपने बारे में बताओ। जैसे जो बुद्ध को मानते हैं, जो रैदास को मानते हैं, वो अपने बारे में बताएं कि बुद्ध ने पंचशील दिया है, और जो पंचशील का पालन करेगा उसको दुनिया